हेलो फ्रेंड्स। जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल की जो अपनी क्लासेस चल रही है उसमें हम पहला चैप्टर समाप्त कर चुके हैं और दूसरे चैप्टर के हम 11 नियम याद कर चुके हैं। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से तबीयत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अब आगे हम कंटिन्यू रखेंगे और जल्दी जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल को कंप्लीट कर देंगे। जो पहला चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर लेना। जैसे ही दूसरा चैप्टर समाप्त होगा इसके नोट्स भी मैं डाल दूँगा। पहले जो नियम हमने याद किए हैं 5 से लेकर के और 16 तक, उनको एक बार याद करवा देता हूँ, फिर हम आगे के नियम पढ़ेंगे। तो चलिए, नियम 5 क्या कहता है। नियम 5 क्या कहता है कि सरकार की ओर से जो प्राप्त की गई धनराशि होगी अविलंब राज्य के खाते में जमा की जाएगी। नियम 6 क्या कहता है, जो ये राशि है संचित निधि या लोक लेखा निधि में जमा की जाएगी। नियम 7 क्या कहता है कि लेखों का निर्धारण, संग्रहण एवं नियंत्रण किस तरीके से किया जाएगा, कौन करेगा। नियम 8 क्या कहता है कि कोषागार से धनराशि कैसे निकाली जाएगी, आहरण करना। नियम 9 क्या कहता है, लोक निधि से व्यय करने के लिए आवश्यक शर्तें। नियम 10 क्या कहता है, वित्तीय औचित्य के स्तर क्या करेंगे। नियम 11 में व्यय का नियंत्रण। नियम 12 क्या कहता है, जो अनियमितताएं हैं, छल कपट किया गया है, उनके विरुद्ध जांच कौन कौन करेगा, कैसे की जाएगी। नियम 13 क्या कहता है कि भुगतान में देरी। और नियम 14 क्या कहता है, सरकारी राशि या सामान का लेखा तैयार संधारित करना। और नियम 15 क्या कहता है, हस्ताक्षर या प्रति हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी। अब आगे पढ़ेंगे हम नियम 16। चलिए, नियम 16 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। नियम 16 है विभागीय अधिकारियों के उत्तरदायित्व, यानी कि जो विभागीय अधिकारी होंगे उनके क्या क्या उत्तरदायित्व रहेंगे। तो जो सरकारी बकाया के संग्रहण के लिए या सरकारी राशि के व्यय के लिए जिस अधिकारी को अधिकृत किया जाएगा उसका यह उत्तरदायित्व होगा कि जो लेखे हैं उनको उचित रूप से संधारित करें उनको वो, और अविलंब एवं सही रूप से तैयार करके उनको महालेखाकार या फिर संबंधित जो नियंत्रक अधिकारी होगा उसको भेज देगा। ठीक है, तो ये विभागीय अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि जो खाते हैं, जो लेखे तैयार किए हैं उसको अविलंब रूप से सही तरीके से तैयार करके उनको महालेखाकार को भेजेगा। तो नियम 16 क्या कहता है, विभागीय अधिकारियों के उत्तरदायित्व। नियम 17 क्या कहता है, ऑडिट द्वारा सूचना मांगना। तो प्रत्येक विभागीय या फिर नियंत्रण अधिकारी वो निश्चित करेगा कि महालेखाकार जो उसके कर्तव्य होंगे उनका निर्वहन करने के लिए जो सुविधाएं प्रदान की गई है महालेखाकार को, उनको सही समय के ऊपर सूचनाएं दे दी जाएं, ताकि महालेखाकार को अकाउंट एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए उनको देरी का सामना न करना पड़े और समय के ऊपर रिपोर्ट तैयार हो जाए। तो ऑडिट द्वारा सूचना मांगना नियम 17 बात करता है। आगे इसमें भाग 4 आ जाता है जिसमें संविदाओं की बात की गई है। तो नियम 18 क्या कहता है, संविदा जारी करने वाला अधिकारी या प्राधिकारी कौन होगा, जो संविदाएं जारी करेगा। राजकीय आदेश द्वारा अधिकृत या फिर कोई भी प्राधिकारी जिसे सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है या फिर जिसको अधिकृत किया गया है वह ही संविदा जारी कर सकता है। नियम 18(1) तो ये कहता है। नियम 18(2) में क्या है, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है उसके 299 के पैरा 1 में ये बात की गई है कि राज्यपाल की ओर से जो अधिकारी प्राधिकृत किए गए हैं, अधीनस्थ प्राधिकारी, वो भी जो संविदा है उसको जारी कर सकते हैं। तो इसमें संविदा जारी करने वाले प्राधिकारी कौन कौन होंगे, या तो सरकार की ओर से कोई अधिकृत किया गया हो या संविधान के अनुच्छेद 299 के तहत राज्यपाल की ओर से कोई अधीनस्थ अधिकारी प्राधिकृत किया गया हो। और जो ये अधीनस्थ अधिकारी होंगे इनकी जो परिशिष्ट सूचियाँ हैं वो 2 में उपलब्ध है, परिशिष्ट 2 में, ये भी आपको याद रखना है, परिशिष्ट 2 में। नियम 19 किसकी बात करता है, नियम 19 की बात करें, संविदा के सामान्य सिद्धांत, यानी जो संविदा जारी की जाएगी उसके सिद्धांत क्या क्या रहेंगे, किस तरीके की संविदा जारी की जाएंगी, इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या है। एक तो ये है कि संविदा की शर्तें हैं ना जो स्पष्ट होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए, उनमें कोई इस तरीके की शर्त नहीं होनी चाहिए जो भिन्न भिन्न अर्थ उपलब्ध करवा दे। ठीक है, दूसरा ये है कि जो संविदा की जो शर्तें हैं उनमें जब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति न ले ली जाए। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो भी असाधारण प्रकार की शर्त सम्मिलित होगी संविदा में वो वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना शामिल नहीं की जाएगी। ठीक है, तीसरी बात क्या है इसमें कि कोई भी संविदा है जो 3 वर्ष से ज़्यादा की है तो इसके अंदर क्या प्रावधान होगा, सरकार को
कि सरकार 3 माह के नोटिस के अंदर इस संविदा को वापस ले सकती है या फिर रद्द कर सकती है। तो इस संविदा के सामान्य कुछ सिद्धांत हैं जो इसमें दिए हुए हैं। नियम 19 जो संविदा के सामान्य सिद्धांत की बात करता है। नियम 20 किसकी बात करता है? नियम 20 की बात करें तो हानियों की रिपोर्ट, जो हानियाँ होंगी उसकी रिपोर्ट किस किस को दी जाएगी, कौन कौन रिपोर्ट देगा, किस तरीके की हानियाँ होंगी। राज्य की संपत्ति है जिसका दुरुपयोग किया गया है, कपटपूर्ण जिसमें आहरण कर लिया या भुगतान कर दिया, या कोई स्टाम्प की राशि है, सामग्री है, सार्वजनिक राशि है, अन्य या इनके अलावा कोई अन्य हानि है जिसकी जानकारी कोषागार को या फिर अन्य किसी कार्यालय में सामने आ जाती है, तो क्या किया जाएगा? जो संबंधित ये सूचना होगी हानि की, जो जिस अधिकारी को उस हानि के बारे में पता चलेगा वो अपने से ठीक वरिष्ठ अधिकारी या फिर महालेखाकार को इसकी सूचना तुरंत दे देगा। किसको? महालेखाकार को। ये आपको याद रखना है कि जो हानियों की रिपोर्ट होगी वो जो संबंधित अधिकारी होगा वो किसको देगा? वो महालेखाकार को देगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो नियम 20 किसकी बात करता है? हानियों की रिपोर्ट की। नियम 21, इसमें 2-3 बातें हो रहे हैं वो और बता देता हूँ मैं। एक तो क्या है कि जो कोषागार में नगद हानि का जो प्रकरण होगा उसकी सूचना किसको दी जाएगी? वित्त विभाग को। वित्त विभाग को, यानी कि जो नगद से संबंधित हानि की कोई घटना है तो उसकी वित्त विभाग को सूचना दी जाएगी। एक बात और है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो 2000 रुपये तक की हानि होती है, जिसके 2000 रुपये तक की हानि के छोटे प्रकरण हैं जिनका जांच करना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसकी सूचना महालेखाकार को देने की आवश्यकता नहीं होती है। 2000 रुपये तक की कोई हानि है उसकी सूचना महालेखाकार को देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कि कितनी रुपये तक की हानियों की सूचना महालेखाकार को देना ज़रूरी नहीं होता, तो ये 2000 रुपये तक की। ठीक है। और एक पॉइंट और है इसमें जो आपको नोट करना है कि जो 2000 रुपये से अधिक की हानि है या फिर 25,000 रुपये से अधिक की कोई वस्तु की नीलामी हो रही है, पुनः नीलामी या पुनः विक्रय हो रहा है, जिसके कारण से हानि हो रही है, इसकी सूचना महालेखाकार, एक वित्त विभाग और एक प्रशासनिक विभाग को दी जानी चाहिए। ये पॉइंट क्या है कि 2000 रुपये से अधिक की तो हानि और 25,000 रुपये से अधिक की वस्तु की कोई कीमत है जिसकी पुनः नीलामी हो रही है या पुनः विक्रय के कारण उसकी हानि हो रही है, तो इसकी सूचना किसको दी जाएगी? महालेखाकार, वित्त विभाग और प्रशासनिक विभाग को। तो ये हानियों की रिपोर्ट के बारे में था। नियम 21 की बात करें तो नियम 21 में क्या है? दुर्घटनाएं। दुर्घटनाएं किस किस प्रकार की दुर्घटनाएं होंगी उसके बारे में बात करता है नियम 21, दुर्घटनाएं। पीछे के फ्रेंड्स अभी हमने जो 5-6 नियम याद किए, मैं इसको एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। नियम 16 किसकी बात करता है? नियम 16 विभागीय अधिकारी के उत्तरदायित्व किस में है? नियम 16 में। नियम 17 ऑडिट द्वारा सूचना मांगना, नियम 17। नियम 18 किसकी बात करता है? संविदा जारी करने वाला अधिकारी कौन होगा? नियम 19 किसकी बात करता है? संविदा के सामान्य सिद्धांत क्या होंगे? नियम 20 किसकी बात करता है? हानियों की रिपोर्ट। और अब नियम 21 की बात करेंगे तो नियम 21 में क्या है? दुर्घटनाएं। नियम 21 दुर्घटनाएं। दुर्घटनाएं कौन कौन सी दुर्घटनाएं होगी और उनके संबंध में क्या प्रावधान है? भवन है, सड़क है, नहर या कोई अचल संपत्ति जो आग, बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि से प्राकृतिक कारणों से हानि हुई है, जिसकी राशि 15,000 से अधिक की राशि है, जिसके नुकसान की सूचना संबंधित अधिकारी या फिर विभाग अध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार को तुरंत दे देनी चाहिए। यानी कि ऐसी कोई हानि हुई है, दुर्घटना हुई है, प्राकृतिक कारणों से हुई है या फिर किसी अन्य कारण से हुई है, जिसकी राशि 15,000 से अधिक है। कितनी? 15,000 से अधिक। तो उसकी सूचना तुरंत विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार को दे देनी चाहिए। एक पॉइंट और है इसमें नियम 21 में, सेकंड पॉइंट क्या है कि जो 15,000 रुपये से कम मूल्य की हानि हुई है उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को तो दे दी जाएगी, परंतु इसकी सूचना सरकार या महालेखाकार को देने की आवश्यकता नहीं होती है। 15,000 से अधिक की हानि होती है तो हमें उसकी सूचना विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार को तुरंत दे देनी चाहिए, लेकिन अगर 15,000 से कम की हानि है तो उसकी सूचना महालेखाकार या सरकार को देने की आवश्यकता नहीं है। ये फ्रेंड्स पूछा गया प्रश्न है कि कितनी मूल्य से कम की जो हानि है उसकी सूचना देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो 15,000 रुपये से। अब नियम 22 की बात करते हैं। नियम 22 में क्या है? हानियों के लिए उत्तरदायित्व।
यानी कि जो हानियाँ होंगी उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो प्रत्येक कर्मचारी जिसके द्वारा कोई फ्रॉड किया गया है और सरकार को हानि हुई है तो वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। इसके बारे में जो विस्तृत निर्देश हैं वो परिशिष्ट 3 में दिए गए हैं। तो जो हानियों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति होगा उनके परिशिष्ट 3 में नियम दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन जिम्मेदार होगा? जो फ्रॉड करेगा या नेगलेंस करेगा, उपेक्षा करेगा, सरकार को हानि पहुंचाएगा, वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है, और वह व्यक्ति वित्तीय एवं लेखा नियमों के बारे में पर्याप्त जानकारी होना भी जरूरी है। ठीक है, नियम 23 की बात करें, हानियों आदि का अपलेखन, यानी कि अब जो हानियाँ हो गई है उसका अपलेखन कैसे किया जाएगा, किस आधार पर अपलेखन किया जाएगा। तो कोई भी सामान है या सार्वजनिक धनराशि ऐसी हानि जिसकी वसूली संभव नहीं है, उसको सक्षम जो प्राधिकारी है वो सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के तहत उसका अपलेखन कर देगा। यानी कि ऐसी राशि जिसकी वसूली अब संभव नहीं है, वो जो सक्षम प्राधिकारी होगा वो क्या करेगा, जो सरकार द्वारा सीमाएं निर्धारित कर दी गई है या नियम बना दिए गए हैं उसके अनुसार उनको अपलेखन कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, नियम 23 हानियों का अपलेखन की बात करता है। नियम 24 की बात करें तो नियम 24 में क्या है, ये भाग आ गया इसका, भाग 6 विभागीय विनियम। नियम 24 एक ही नियम दिया गया है। तो नियम 24 क्या बात करता है कि समस्त विभागीय नियम वित्त विभाग द्वारा या वित्त विभाग की सहमति से बनेंगे। यानी कि जो भी विभागीय नियम बनेंगे वो वित्त विभाग की सहमति से ही बनेंगे। यही बात नियम 24 में लिखी गई है। इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं आप इसको, ये भी पूछा गया प्रश्न है कि जो वित्तीय विभाग के नियम होंगे वो किसकी सहमति से बनेंगे, वित्त विभाग की सहमति बनेंगे। और किस में बात की गई है कि नियम 24 में। नेक्स्ट है भाग 7, ये किसकी बात करता है? भाग 7 लेखाधिकारियों आदि के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व। जो लेखाधिकारी उनके क्या क्या कर्तव्य हैं और क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। तो नियम 25 में किन के दिए गए हैं? लेखाकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व। जो भी लेखाधिकारी हैं, सहायक लेखाधिकारी हैं, लेखाकार हैं, कनिष्ठ लेखाकार हैं, इनके कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व परिशिष्ट 4 एवं 5 में दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट लिखो इसको, पूछा गया प्रश्न है 4 व 5 कि लेखाकारों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व इसमें दिए गए हैं परिशिष्ट 4 और 5 में। ठीक है, नियम 25 में सिर्फ इतनी ही बात की गई है। नियम 26 की बात करें तो नियम 26 में क्या है? नियम 26 में वित्तीय शक्तियों का विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजन, यानी कि जो वित्तीय शक्तियाँ हैं उनका जो अधिकारी होंगे उनको किस प्रकार से उनको डेलीगेट किया जाएगा, किस प्रकार से उनका शक्तियाँ प्रदान की जाएगी, ये नियम 26 बात करता है। तो फ्रेंड्स, अध्याय 2 समाप्त हो चुका है। इसके हम 12 नियम आज पढ़े हैं। ये 12 नियम मैं एक बार आपको फिर से याद करवा देता हूँ। जितनी ज़्यादा आप इनको रिपीट करोगे उतनी जल्दी आपको याद होंगे। आपको ज़्यादा इन पर लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। आप मेन टॉपिक याद करोगे तो आपको अच्छे से नियम याद हो जाएंगे और आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा एग्ज़ाम हॉल में। तो नियम 16 से शुरू किया था आज हमने। नियम 16 किसकी बात करता है? विभागीय अधिकारी के उत्तरदायित्व। किसमें? नियम 16 में। नियम 17 में क्या है? ऑडिट द्वारा सूचना मांगना, नियम 17 में। नियम 18 में क्या है? संविदा जारी करने वाला जो अधिकारी होगा वो नियम 18 में। तो नियम 19 क्या कहता है? संविदा के जो सामान्य सिद्धांत होंगे वो नियम 19 में। नियम 20 क्या कहता है? हानियों की रिपोर्ट, नियम 20 कहता है। हानियों की रिपोर्ट के बाद नियम 21 में क्या होगा? दुर्घटनाएं होंगी। और नियम 22 में क्या होगा? नियम 22 में होगा हानियाँ हुई हैं जो ये नियम 20 के तहत, ये हानि आदि के लिए उत्तरदायित्व कौन होगा, नियम 22 में। फिर जो उत्तरदायित्व निर्धारित हो जाएगा तो फिर उन हानियों का अपलेखन किया जाएगा, कैसे अपलेखन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और नियम 23 के बाद नियम 24 किसकी बात करता है? कि जो समस्त विभागीय नियम होंगे वो वित्त विभाग की सहमति से बनेंगे। नियम 25 किसकी बात करता है? लेखाकार के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, ये परिशिष्ट 4 और 5 की बात करता है। और नियम 26 में जो वित्तीय शक्तियाँ हैं वो विभिन्न अधिकारी को कैसे डेलीगेट की जाएंगी, प्रदान की जाएंगी, प्रत्यायोजन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नियम चैप्टर अध्याय 2 था हमारा। नियम 5 से 26 तक थे इसमें। ठीक है, 5 से 26 तक वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली अध्याय 2 का नाम है। नियम 5 से 26 तक हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अध्याय 2 समाप्त। इसके जो नोट्स हैं अध्याय 2 के, जो मैंने ये अभी आपको पढ़ाए हैं, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इनको ले लेना। कल हम अध्याय 3 की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके अपनी सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।